नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, अपने 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का, और जिसमें अपने बात करें तो एनसीईआरटी का सिलेबस अपने लग चुका है, जिसमें पहला अपने चैप्टर आता है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से हमें पढ़ना है बच्चों परिवर्तन क्या होते हैं, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या होते हैं। इसकी अतिरिक्त हम बात करें तो एक अपने पास आता है बच्चों हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हम किस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो अपना चैप्टर फर्स्ट आता है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें एक नंबर अगर हम टॉपिक की बात करें तो बच्चों परिवर्तन। परिवर्तन, अब परिवर्तन क्या होता है? तो कोई भी पदार्थ है, अगर उसकी अवस्था बदल रही है, उसका रंग बदल रहा है, उसके गुण बदल रहे हैं, तो वो कहलाता है परिवर्तन। यानी परिवर्तन के अपने डेफिनेशन दे सकते हैं बच्चों, किसी पदार्थ की अवस्था, गुण, रंग व संगठन का बदलना क्या कहलाता है बच्चों? परिवर्तन कहलाता है। कोई भी अपने पास पदार्थ हो सकता है, जैसे ये चौक है अपने पास, अगर इस चौक को भी अपने तोड़ रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यानी तोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसका संगठन तो नहीं बदला, लेकिन बच्चों क्या हो रहा है? इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, यानी एक से दो पदार्थ बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। अब जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं भौतिक परिवर्तन, दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं इसकी भी अपने बात करेंगे। तो परिवर्तन होते हैं बच्चों दो प्रकार के। इसमें पहला आता है बच्चों अपने पास भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज जिसको अपने बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन की अपने बात करें तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो सबसे पहले अपने इसके कुछ गुणधर्म भी पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के, और भौतिक परिवर्तन में अपने बात करेंगे। पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण ही बदलते हैं। भौतिक गुण की बात करें तो या तो उसकी अवस्था बदल सकती है, या उसका कुछ टेम्परेचर बदल सकता है, या फिर अपने बात करें तो बच्चों उसके जो गुण हैं वो तो नहीं बदलेंगे, लेकिन उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसको वापस ला सकते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा बच्चों? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे ताप हो गया, कुछ ताप में चेंज हो सकता है ताप। इसके अतिरिक्त बात करें अवस्था इत्यादि। यानी ऐसा परिवर्तन बच्चों जिसमें, या वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे ताप हो गया, अवस्था हो गई इत्यादि बदल जाते हैं। भौतिक गुण बदल जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपने बात करें तो बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना। ये बर्फ पानी में बदलेगी तो कैसा परिवर्तन है बच्चों? भौतिक परिवर्तन है। दूसरी अगर बात करें हम बर्फ का पानी में बदलना, इसके अतिरिक्त बात करें तो लकड़ी टूटना हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें लकड़ी टूट रही है, कागज का फटना। ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? भौतिक परिवर्तन की। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा बच्चों? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण धर्म, जैसे अवस्था हो गई उसकी और उसका तापमान हो गया, अगर वो बदल रहे, कुछ और भी भौतिक गुण होते हैं लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों अपने एक दो याद रखने हैं। तो
जिसमें भौतिक गुण बदल जाते हैं वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे अपने बात करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या है, जल है, हमारे पास क्या है, जल है। अगर इस जल को हम क्या करें बच्चों, ठंडा करें, इस जल को क्या कर दें, हमें ठंडा कर दें। जैसे अपने यहाँ लिख देते हैं, अपने पास ये जल है, इस जल को हम क्या करें बच्चों, ठंडा करते हैं। इस जल को क्या करें, हम ठंडा करते हैं। ठंडा करेंगे तो बच्चों ये किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चों, बर्फ में बदल जाएगा। यदि यही जल है, इस जल को हम क्या करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं। इस जल को क्या करें, अब हम गर्म करें तो ये बच्चों किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये रहेगा जल ही, यानी इसका जो सूत्र होता है वो जल का H2O है, H2 है। तो बर्फ के अंदर भी क्या होगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन परमाणु होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, तो बर्फ के अंदर भी क्या होगा, H2 होगा। वाष्प में भी बात करें तो क्या होगा, H2 होगा। यहाँ पर देखो पदार्थ की केवल क्या बदली है बच्चों, अवस्था बदली है। यहाँ पर जो जल है ये कैसा है, ये तरल अवस्था में। कैसा है, तरल अवस्था में। बर्फ है ये कैसा है बच्चों, बर्फ की बात करें तो ये कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। अगर वाष्प की बात करें तो बच्चों ये वाष्प किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जल है उस जल का भौतिक गुण बदले हैं। भौतिक गुण मतलब अवस्था बदली है और उसका तापमान भी बदला है। जैसे जल था, जल से बच्चों इसको ठंडा किया तो टेम्परेचर कम किया, किस में बदल गया, बर्फ में। बर्फ कैसी होती है, ठोस होती है। पहले तरल था, तरल किस में बदल गया, ठोस में, सॉलिड में बदल चुका है, तो अवस्था बदल गई। अब बर्फ को अपने छूकर देखते तो ठंडी महसूस होती है, नहीं उसका तापमान भी बदल गया। यदि इसी जल को हम किस में बदल दें, वाष्प में बदल दें, यानी गैस में बदल दें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल है, जब इसको गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ेगा तो अवस्था बदल गई। अवस्था बदली कैसी होगी, गैस हो गई। यानी इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जल है उस जल को ठंडा करते ही बर्फ यानी ठोस अवस्था में बदल जाता है, गर्म करते ही गैस यानी वाष्प अवस्था में बदल जाता है। यदि हम वाष्प को क्या करें बच्चों, ठंडा करें। जैसे आपने देखा होगा गर्म खाना बनाते हैं तो खाने के ऊपर या फिर पानी गर्म करते हैं तो उसके ऊपर बच्चों अपने एक ढक्कन लगाते हैं। जो भी अपने पास पात्र होता है उस पात्र के ऊपर ढक्कन लगाते हैं और उस अपने जब ढक्कन को हटाते हैं तो उस ढक्कन के ऊपर जल की बूंदें होती हैं। या फिर आपने सर्दियों के अंदर देखा होगा कि अपने पास जो ठंडा बात करते हैं, जैसे अपने ये गिलास है, कोई भी स्टील का गिलास है, इसके अंदर हमने नींबू पानी डाल लिया। इसके अंदर क्या डाल रखा है बच्चों, नींबू पानी डाल रखा है। और कुछ समय के बाद गर्मियों में अपने क्या करते हैं, इसको बाहर रख देते हैं, तब इस गिलास के चारों ओर इस प्रकार से जल की बूंदें एकत्रित हो जाती है। जल की बूंदें क्या हो जाती है बच्चों, एकत्रित हो जाती हैं। ये जल की बूंदें कहाँ से आई, वायुमंडल के अंदर जब तापमान ज़्यादा होता है तो समुद्रों से जो जल उठता है वो जल होता है वायु के अंदर, और वो जल जब ठंड के या फिर कम टेम्परेचर के संपर्क में आता है तो ये जो वाष्प है बच्चों किस में बदल जाती है, पुनः जल में बदल जाती है। यानी वाष्प किस में बदल गई, पुनः जल में। तो यहाँ पर ये जो वाष्प है इसको अपने क्या करें, अगर ठंडा करें तो वापस किस में बदल जाएगी, जल में। ये बर्फ है, इसको बर्फ को थोड़ा सा गर्म करें तो वापस किस में बदल जाएगी बच्चों, जल में बदल जाएगी। तो यानी भौतिक परिवर्तन पता चल गया। भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था और तापमान ही बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते। आप चाहे जल पियो, चाहे बर्फ खाओ, चाहे वाष्प लो, लेकिन आप क्या ग्रहण कर रहे हो, H2O ही ग्रहण कर रहे हो। इस आधार पे अपने भौतिक गुण के लक्षण या गुणधर्म वो बता सकते हैं। यानी नेक्स्ट अपने पास क्या है, भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म। भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म, तो इसमें अपना पहला बता सकते हैं, अभी हमने देखा यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जल से बर्फ बनी है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो एक नंबर अपने कह सकते हैं इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता। नेक्स्ट अपने बात करें तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं, यहाँ पर देखो H2 इसका संगठन है, इसका संगठन भी बर्फ का भी H2 है और इस वाष्प का भी संगठन क्या है, H2। तो अपने दूसरा कह सकते हैं इसमें पदार्थ
का संगठन भी नहीं बदलता, संगठन नहीं बदलता। अगर संगठन बदल जाएगा तो बच्चों क्या होगा, नया पदार्थ ही प्राप्त हो जाएगा। कोई नया पदार्थ नहीं बदला, नया इसका संगठन बदला है। 3 नंबर अपने बात करते हैं तो हमने बच्चों जब जल को ठंडा किया तो बर्फ बनी थी, लेकिन बर्फ को गर्म करते हैं तो वापस क्या हो जाता है, जल प्राप्त हो जाता है। यानी यह अस्थायी होता है। ये क्या होता है बच्चों, अस्थायी होता है, यह अस्थायी होता है। अस्थायी, जैसे अपने पास एक रबड़ है, उस रबड़ को ऐसे अगर हम खींचते हैं तो रबड़ की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही रबड़ को खींचना बंद किया तो क्या हो जाती है बच्चों, उसकी लंबाई पुनः उतनी ही हो जाती है। यानी उसमें क्या हुआ, अस्थायी हुआ। अस्थायी हुआ तो मतलब अपने कह सकते हैं इसमें उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। उत्क्रमणीय का मतलब है जिस कारण से उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, यदि उस कारण को हम हटा दें तब बच्चों पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो ये हो गया अपने जल का एग्जाम्पल। लकड़ी का टूटने की बात करें तो बच्चों जब लकड़ी टूट जाती है तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। यदि लकड़ी जल जाती है तो उससे राख और कोयले बन जाते हैं, जिनका बिल्कुल गुण अलग होते हैं, उनका संगठन अलग होता है, उनका रंग अलग होता है। तो यहाँ पर अपने भौतिक परिवर्तन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, न तो इसमें कोई नया पदार्थ बनता, न इसमें बच्चों पदार्थ का जो संगठन है वो बदलता। ये अस्थायी होता है और ये उत्क्रमणीय प्रक्रम भी होता है, यानी ये दोनों तरह पे हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल अपने बात करते हैं नोट की। यहाँ पर अपन नोट की बात करें तो बच्चों जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब तीनों अवस्था कौन कौन सी बच्चों, अपने बात करते हैं। एक आती है द्रव्य अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव्य अवस्था में अगर बात करें तो जल कैसा है बच्चों, तरल, तरल रूप में, या फिर अपने बोलते हैं पानी रूप में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों गैस अवस्था की, अपने पास आती है गैस अवस्था। गैस अवस्था में अगर जल की बात करें तो बच्चों कैसी है, वाष्प है, वाष्प होगी। तीसरी आती है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की बात करें तो क्या है बच्चों, बर्फ है। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। एक नोट की अपने और बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट भी है कि जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती के जलने में, मोमबत्ती का जलना, इसमें बच्चों दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक भी होगा और रासायनिक भी होगा, भौतिक भी होगा और रासायनिक भी, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब दोनों प्रकार के परिवर्तन कैसे होते हैं अपने बात करते हैं। जैसे अपने पास ये मोमबत्ती है, ये अपने पास इस प्रकार से एक मोमबत्ती है और इसके बीच में बच्चों यहाँ पर एक धागा होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक धागा होता है। इस धागे को अगर हम जलाते हैं तो बच्चों ये लो के साथ जलेगा, इस प्रकार से जलता है। तो यहाँ पर जो बीच वाला धागा है, जो धागे का जलना है, ये धागे का जलना कैसा होता है, ये होता है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि अपने पुनः धागा जलने के बाद प्राप्त नहीं कर सकते, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। जबकि जो मोम है, ये चारों ओर से जो मोम है, ये बच्चों ये होता है इसमें भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना है, ये कैसा परिवर्तन है बच्चों, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती के जलने में दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास बच्चों रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया होती है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें एक सूत्र के रूप में तो वो कहलाती है बच्चों अपने रासायनिक समीकरण। यानी 2 नंबर अपने पास परिवर्तन आ गया बच्चों, कौन सा? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा बच्चों? तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के जो भी भौतिक गुण हैं, भौतिक गुणों के साथ साथ बच्चों कौन से गुण बदल जाते हैं? रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। रासायनिक गुण, जैसे रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे संगठन हो गया, संगठन हो गया, उसका रंग हो गया, या फिर अपने बात करें उसके गुण हो गए, ये सारे बदल जाते हैं। यानी रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण के रूप में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, तो अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात की थी कागज के फटने का, तो यहाँ पर कागज का जलना, कागज का जलना, कागज का जलना भी क्या होता है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन होता है। कागज का जलना हो गया, लकड़ी का जलना हो गया, कागज का जलना, लकड़ी का जलना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चों दही का बनना, जंग लगना, सब्जी का खराब होना, यानी सब्जी का सड़ना या सब्जी का खराब होना, ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन है। यानी रासायनिक परिवर्तन के अंदर जैसे अपने बात करते हैं, अगर कागज जल गया तो कागज जलने के बाद बच्चों क्या प्राप्त होती है? हमें राख ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? राख प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर लकड़ी जलती है तो बच्चों अपने को क्या प्राप्त होती है? राख व कोयला प्राप्त हो सकता है, राख व कोयला प्राप्त होता है। अगर दही बन रहा है तो दही का बनना, यानी या फिर अपने कह सकते हैं दूध का जमना, तो इसमें बच्चों दूध से क्या बन गया? दही बन गया, दूध से दही बन गया। दूध के सारे लक्षण दही से बिल्कुल अलग होते हैं। जंग लगना, जंग लगने में क्या हो रहा है बच्चों? लोहे के गुण नष्ट होते हैं, लोहे के गुण नष्ट हो गए, लोहे के क्या हो गए? गुण नष्ट हो गए। सब्जी सड़ गई तो बच्चों सड़ने के बाद इसके भी गुण क्या हो गए? नष्ट हो गए, गुण नष्ट हो गए। अब यहाँ पर देखो कागज जल गया, जलने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? राख प्राप्त हुई। यानी राख के लक्षण किससे? कागज से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी यहाँ पर कागज जल गया तो इसकी संगठन बदल गया, राख बनी, नया पदार्थ बन गया, और इसकी अवस्था भी क्या होती है बच्चों? बदल जाती है। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसके गुण बदल रहे हैं, सारे के सारे अपने बात करें इसका तापमान भी बदल रहा है, रंग भी बदल रहा है। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। अब यदि हम चाहें तो भी इस राख से बच्चों पुनः क्या नहीं प्राप्त कर सकते? कागज प्राप्त नहीं कर सकते। यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। अब रासायनिक परिवर्तन की अपने गुण धर्म की बात कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन के गुण धर्म कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अपने पास 1 नंबर आता है बच्चों कि यह परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम चाहें तो चाहकर भी इस राख से वापस कागज प्राप्त नहीं कर सकते। यानी रासायनिक परिवर्तन के गुण धर्म, रासायनिक परिवर्तन के गुण धर्म 1 नंबर अपने पास यह स्थायी होता है। ये कैसा होता है बच्चों? स्थायी होता है। स्थायी है मतलब इससे पुनः अपने क्या नहीं प्राप्त कर सकते? जिस पदार्थ से जो नया पदार्थ बना उस नए पदार्थ से पुराना पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, यह अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है।
आगे अपने बात करेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या होता है। जैसे हमारे पास ये H2 है, इसके अंदर हम यदि विद्युत धारा का प्रवाह कर दें तो बच्चों हाइड्रोजन और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। हाइड्रोजन और क्या प्राप्त हो जाएगी, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना लेती है बच्चों, H2O बना लेती है। पहले हमने H2O को क्या किया, किसी पात्र में डालकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। तो ये अभिक्रिया होती है अगर दिशा में चल रही है। यह अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद बने अगर दिशा में चल रही है, लेकिन जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पुनः मिलकर क्या कर लेती है, H2O का निर्माण कर लेती है। ये होती है बच्चों प्रतीप दिशा। तो वे अभिक्रियाएं या वे परिवर्तन जो अगर और प्रतीप दोनों दिशाओं में होते हैं, यानी ये हमारे पास क्या था, अभिकारक था, ये हमारे पास क्या था बच्चों, अभिकारक था, और ये जो बने ये क्या बने, उत्पाद बने। तो अभिकारक से क्या बना, उत्पाद बना, लेकिन पुनः उत्पाद से क्या बन गया, अभिकारक बन गया। या फिर अपने कह सकते हैं ये अभिकारक था तभी उत्पाद था, लेकिन जब ये जुड़ेंगे तो अभिकारक होंगे और ये उत्पाद होगा। लेकिन यहाँ पर H2O से H2 बना और O2 बना, और O2 और H2 से वापस क्या बन गया, H2O। यानी अगर और प्रतीप दिशाओं में चलने वाली अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या रासायनिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, सॉरी, भौतिक परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ये बच्चों क्या होगा, केवल एक ही दिशा में चलेगा। तो ये कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अपने रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी दो, उत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय, तब अपने डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो इसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है। यहां पर देख सकते हैं कागज था, कागज जलकर प्राप्त हुआ हमें राख, तो नया पदार्थ प्राप्त हो गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये अनुत्क्रमणीय हो गया, स्थायी हो गया, इसमें नया पदार्थ प्राप्त हो गया, और इसमें नए रासायनिक बंध भी बन जाते हैं, नए रासायनिक बंध बनते हैं, नए रासायनिक बंध बनते हैं। जैसे अपने एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपने पास ये जो वनस्पति तेल है CH2 इसके बीच में क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है। जब इसके ऊपर हाइड्रोजन डालते हैं या हाइड्रोजनकरण की अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास एथीन प्राप्त हो जाती है, एथेन प्राप्त होता है CH3। यहाँ पर देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर कैसा, सिंगल बॉन्ड आ गया। तो इसमें पुराने जो रासायनिक बंध है वो टूट जाते हैं और नए रासायनिक बंध बन जाते हैं, जिससे क्या होगा, पदार्थ के सारे गुण भी चेंज हो जाते हैं। ये अपने पास रासायनिक परिवर्तन के गुण आ गए। इसके बाद अपने पास एक इंपॉर्टेंट आती है चीज बच्चों, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होती है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि लकड़ी को अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं या लकड़ी को हम जलाते हैं, तब जलने से लकड़ी जलेगी और उसके बाद धुआं प्राप्त होगा, उससे कोयला प्राप्त होगा। ये चीज़ें अपने 1-2-4 लाइनों में लिखनी पड़ती है। लेकिन अगर हम कोई कह दे कि लकड़ी का जलना, उसको प्रदर्शित करना है तो अपने C+O2 और CO2 लिख सकते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम शॉर्ट रूप में, शुद्ध रूप में अगर प्रदर्शित करना चाहें तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे किसी ने कह दिया कि लकड़ी का जलना, लकड़ी जलेगी तो उसमें कार्बन होता है, C, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, ऑक्सीजन लिख दिया, और बनेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसको लाइन के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि जब लकड़ी को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तब उसके जलने के पश्चात उसमें से बच्चों क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हमें 2-3 लाइनें लिखनी पड़ती, लेकिन हमने क्या किया, एक सूत्र के रूप में उस पूरी लाइन को लिख दिया। तो अपने कह सकते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम संक्षिप्त में एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना चाहें तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। यानी इसकी डेफिनेशन अपने दे सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में
जिस सूत्र द्वारा या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाती है बच्चों? अपने रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब लास्ट अपने छोटा सा रासायनिक समीकरण आ गई। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। लेकिन अपने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया भी तो देख लेते हैं क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसको देख लेते हैं अपने। रासायनिक अभिक्रिया तो मैंने सबसे पहले बच्चों यही बताया था कि कोई भी परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अगर परिवर्तन हो रहा है तो बच्चों वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम फीता है, अगर मैग्नीशियम का फीता है उसको हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तब बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर अपने पास 2Mg है, मैग्नीशियम है, प्लस इसको अपने जलाते हैं बच्चों किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और इससे बनता है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर देखो ये जला, वायु की उपस्थिति में जलने से क्या हुआ? यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, लेकिन बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो गुण हैं वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न है, यानी दो विकारकों से नया उत्पाद बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन जिसमें होता है वही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यदि इस रासायनिक अभिक्रिया को हम सूत्र रूप में या प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तब बच्चों ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आते हैं अपने पास रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, वो बच्चों अपने पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बच्चों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आपको कोई चीज़ इसमें डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।